हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आदित्य और आज मैं शुरू कर रहा हूं क्लास 11th की केमिस्ट्री। शुरुआत करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री से। ये हमारी केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर है जिसमें हमें केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कॉन्सेप्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन एंड स्टोकियोमेट्री। इन बेसिक चीज़ों से पहले मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूं जो कि आपने 10th में पढ़ रखा होगा और दो तीन चीज़ें इसमें एज अ फैक्ट हैं जो कि इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बनाए रखेंगी। जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या? तो इंट्रो में मैंने सबसे पहले इसी के बारे में बताया है। केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर मीन्स एटम एंड मॉलिक्यूल, क्योंकि केमिस्ट्री में सारी बातें मतलब अधिकांश बातें एटम एंड मॉलिक्यूल पे ही टिकी होती हैं। हमें केमिस्ट्री में इन्हीं चीज़ों के बारे में तो सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। डेफिनेशन से, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी फाउंड फ्रीली इन नेचर। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, सोडियम, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। एटम हमारे नेचर में मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक आ गया। एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल माना गया। ये तब की बात है जब एटम की डिस्कवरी की गई थी। जैसा कि यहाँ आप लिखा हुआ देख सकते हैं, when the atom was discovered then it was said that the particle is smaller than an atom does not exist in our universe। जब एटम की डिस्कवरी हुई तब ऐसा कहा गया कि एटम से छोटे पार्टिकल्स हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में मौजूद नहीं है, लेकिन हम अपने नॉलेज के अनुसार इसे कई भागों में बांट सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और बहुत सारे नाम नीचे दिए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पॉजिटिव पाई मेसॉन, निगेटिव पाई मेसॉन, पॉजिटिव म्यू मेसॉन, निगेटिव म्यू मेसॉन एंड क्वार्क। ये हमारे नॉलेज के। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स में हैं these are the smallest particle of an element or compound which can exist freely in nature। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। अब मैटर, हमने ऊपर में बात की थी मैटर, आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो अब यहाँ मैटर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। जैसा कि आपने 10th में पढ़ा होगा, वैसी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, वो तत्व कहलाते हैं। तत्व मीन्स मैटर। तो एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। अब इसके मैटर के क्लासिफिकेशन दो तरीके से किए गए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल में तो सॉलिड, लिक्विड, गैस है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी। अगर पता नहीं तो यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को दो भागों में बांटा गया है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, एक मिक्सचर और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में इनके कंपोजिशन अलग अलग होते हैं, वेरिएबल होते हैं, इसे हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, किसी भी तरीके से मिला सकते हैं। कोई फिक्स रेशियो नहीं है कि दो एलिमेंट या दो से अधिक एलिमेंट्स को एक निश्चित मात्रा में मिलाना है, ऐसा जरूरी नहीं होता मिक्सचर में। अब मिक्सचर भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब ये है क्या, ये आगे देखेंगे। मैंने नेक्स्ट पेज में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के बारे में अच्छे से बताया। ये बस एक ग्राफ के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ग्राफ किसी भी चीज़ को याद करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। और ये इनकी प्रॉपर्टीज सिर्फ लिखी गई हैं यहाँ पे, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया। डिटेल में हम नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस पे। तो प्योर सब्सटेंस के एलिमेंट्स के प्रोपोर्शन फिक्स होते हैं, ये एक निश्चित मात्रा में मिलाए जाते हैं।
और प्योर सब्सटेंस मिक्सचर्स की तरह प्योर सब्सटेंस भी दो तरह से क्लासिफिकेशन किए गए हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस एंड कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज्ड बाय केमिकल मेथड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। इतने तरीके से क्लासिफिकेशन के अलावा इतने स्टेट के अलावा दो और स्टेट होते हैं जो नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये दोनों हमारी बुक में फिलहाल ऐड नहीं की गई हैं, पर ये स्टेट होती हैं, पर इनके बारे में फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है। अब जैसा कि मैंने नेक्स्ट पेज में बताया था कि होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी आगे डिस्क्राइब की गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, द कंपोनेंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स एक साथ इतने अच्छे तरीके से मिले होते हैं कि इन्हें देख पाना मुश्किल होता है और देखने में परेशानियाँ आती हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी आप यहाँ देख सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ओनली वन फेज, दिस सिंगल फेज में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये किसी एक ही अवस्था में होंगी, या तो ये ठोस अवस्था में होंगी, या द्रव्य अवस्था में होंगी, या तो गैस में होंगी। ये दो स्टेट में एक साथ नहीं पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ब्रास, ग्लूकोज, पेट्रोल। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। These are the mixture which do not have uniform composition throughout। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें कोई भी चीज़ इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती है, अलग अलग वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है। These have different composition in different part. Its components can be seen with naked eyes or with a microscope। मतलब इसके कंपोनेंट्स को हम नेक्ड आई से देख सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैव टू और मोर फेज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक स्टेट में कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल ये सॉलिड लिक्विड में भी हो सकता है, सॉलिड गैस में भी हो सकता है, लिक्विड गैस में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल्स आप यहाँ एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी बातें। मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, सैंड सॉलिड, वाटर लिक्विड, और दोनों को हम अपनी नेक्ड आई से, नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। और जैसा कि इसकी डिफिनेशन में कहा गया है कि होमोजीनियस मिक्सचर हैव टू और मोर फेज, तो यहाँ एक फेज सॉलिड एक फेज लिक्विड। यही बातें हैं, यही प्रॉपर्टीज होती हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। और एलिमेंट एंड कंपाउंड के बारे में आप जानते होंगे, पर जब मैंने इतनी बातें लिखी तो उसे भी क्लियर कर दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। एन एलिमेंट कैन नीदर बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस नॉट बिल्ट फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी मेथड। और एग्जांपल्स यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर दिए गए। इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे। और जैसा कि आप एलिमेंट की डिफिनेशन में देख सकते हैं, एलिमेंट्स में केवल एक तरीके के ही एटम मौजूद होते हैं, लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता। इसमें दो या दो से अधिक तरीके के एटम मौजूद हो सकते हैं। ये इसमें कॉमन ये कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। जैसा कि आप यहाँ डिफिनेशन में देख सकते हैं, when two or more atom of different element combine, the molecule of compound is formed. Compound contains more than one kind of element। सीधी सी बात है, जब दो या दो से अधिक तरीके के एटम मौजूद होंगे तो एलिमेंट भी दो या दो से अधिक तरीके के होंगे। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं एलिमेंट की डिफिनेशन में कि एक एलिमेंट में सिर्फ एक तरह के एटम ही मौजूद होते हैं, लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए चीज़ें अलग हैं। दिस एलिमेंट हैव फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास इन द कंपाउंड। ये मास के रेशियो में फिक्स होती हैं। द कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इनटू द एलिमेंट बाय केमिकल मेथड। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड्स
are entirely different from those of its constituent elements. इसके एग्जाम्पल्स CH2, CO2, SO2। ऐसी कोई भी चीज़ जो दो तरीके के एटम से मिलकर बनी है कंपाउंड में आ सकती है। अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ये मेजरमेंट से रिलेटेड बातें हैं। बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, पर उन्हें कैलकुलेशन में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है अगर इन चीज़ों पे ध्यान ना दिया जाए तो। मुझे मेरे टाइम में परेशानी हुई थी, इसलिए मैंने इन बातों को क्लियर कर देना ज़रूरी समझा है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता होती। अनसर्टेनिटी का हिंदी मतलब अनिश्चितता की होती है। साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर्स और डायमेंशनल एनालिसिस। बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन से, तो साइंटिफिक नोटेशन में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर मैं सीधे शब्द में कहूँ तो किसी भी लॉन्ग टर्म डिजिट को, किसी भी पॉइंट के बाद जो 4-5 डिजिट होते हैं उन्हें शॉर्ट तरीके से, किस तरीके शॉर्ट फॉर्म में लिखने के तरीके को साइंटिफिक नोटेशन कहा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन वी नो दैट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था इंट्रो में, विथ एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, देयरफॉर द नॉलेज ऑफ साइंटिफिक नोटेशन इज बेनिफिशियल फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। इट इज़ नॉट मोर देन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इन which the number can be represented in the form of n cross 10 to the power n। यहाँ n, ये जो कैपिटल n है वो हम 0 से 1 के बीच में होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, where n is an exponent having positive or negative value and n can vary between 1 to 10। जब पॉइंट को 3 डिजिट आगे किया है, यहाँ पे 5 और 4 के बीच में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे 10 के पावर में ही हम कुछ लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। इसलिए जब मैंने 3 अंक आगे बढ़ाया तो 10 के ऊपर मैंने 3 पावर राइज किया है। ये नोटेशन में हम किसी भी लॉन्ग डिजिट को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा टाइम और कैलकुलेशन में, जिससे हमारा टाइम बचता है और कैलकुलेशन में आसानी होती है। अब दूसरी चीज़ है सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्या है, तो एवरी एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट हैज सम अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विथ इट। मतलब जब हम किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ अनिश्चितता रह जाती है। पॉइंट के बाद अगर, जैसे कि यहाँ मैंने लिया है 0.747, तो अगर हम रियल में मेजर करें तो ये थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो सकती है। पॉइंट के बाद मेजरमेंट में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, तो उसे दूर करने के लिए जो टर्म होता है, जिस टर्म का हम यूज़ करते हैं वो होता है सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब ये है क्या, तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस refer to closeness of various measurement for the same quantity। ये क्लोजनेस के लिए यूज़ की जाती है। जब हम अपने आंसर के बहुत ही क्लोज होते हैं तो थोड़ी बहुत आगे पीछे, आपने बहुत सारे कंडीशन में ऐसा देखा होगा कि जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पॉइंट के बाद आंसर आगे पीछे 2-4 अंक हो जाता है। तो बस यही है प्रिसीजन, जो कि हमारे एक्यूरेट आंसर से 1 या 0.2 के आगे पीछे चला जाता है। तो अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे हम जब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो मिलता है वो होता है एक्यूरेट वैल्यू। उसे ही यहाँ पे एक्यूरेसी के टर्म में समझाया गया है। जो हमारी अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट की में जो थर्ड टर्म है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, तो
कई बार ऐसा होता है कि हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में अपने आंसर को कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी भी चीज़ को मैंने कैलकुलेशन किया और आंसर सेंटीमीटर में है और मैंने इंच में कैलकुलेशन किया, तो दोनों आंसर सही है, पर मुझे अब सेंटीमीटर में आंसर सही आंसर के लिए मुझे अब अपने कैलकुलेशन को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक है कि द कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। और एग्जांपल्स से आप देख सकते हैं, ये बहुत मुश्किल बातें मैं नहीं बता रहा, ये बेसिक हैं, आपको इतनी बातें आपके समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा 11th का सिलेबस, 11th की शुरुआत यहाँ से होती है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हमें इस चैप्टर में केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से कि सबसे पहले मैंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का ही नाम लिया था। तो ये नीचे डिस्क्राइब की गई है, आप देख सकते हैं नंबरिंग। तो सबसे पहला जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप नाम से देख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि इस लॉ में हम जितनी भी बातें इसमें हम जितनी भी बातें करेंगे, जितने भी लॉज देखेंगे, वो हमारे मास के एलिमेंट की मास से ही रिलेटेड होंगी। इसे फ्रेंच केमिस्ट लेवेजियर द्वारा दिया गया था। और आप यहाँ देख सकते हैं, दिस लॉ डील्स विथ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। ये लॉ हमें बताता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार किसी भी फिजिकल और केमिकल रिएक्शन में जो हमारा रिएक्टेंट, जो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके मास और प्रोडक्ट के मास, जो हमें रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका मास सेम होता है। यानी कि हमारे अभिकारक और प्रतिफल के जो द्रव्यमान होते हैं वो बराबर होते हैं। और इसे लेवेजियर ने ऐसे ही नहीं बता दिया था, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने वो एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं। लेवेजियर प्रपोज्ड इट बाय एन एक्सपेरिमेंट। In this experiment, mercuric oxide was heated. It produces free mercury and oxygen. The sum of weight of mercury and oxygen was found to be equal to the mass of mercuric oxide. प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया और गर्म करने के बाद मर्क्यूरिक ऑक्साइड मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में बदल गया। मतलब दोनों मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए। और जब मर्क्यूरी का वेट और ऑक्सीजन के वेट के सम, जब मर्क्यूरी का वेट कैलकुलेट किया गया और ऑक्सीजन का वेट कैलकुलेट करके सम किया गया, तो दोनों के वेट मर्क्यूरिक ऑक्साइड के वेट के बराबर ही थे। एक और बात क्लियर होती है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया गया तो ऑक्सीजन और मर्क्यूरी में डिवाइड हो गया, पर ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। ये वहाँ पे गलत साबित हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि कुछ, आप यहाँ देख सकते हैं, बिकॉज इन दिस रिएक्शन सम ऑफ मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन, किसी भी नाभिकीय अभिक्रिया में तत्व के मास एनर्जी ऊर्जा में कन्वर्ट, कुछ मास ऊर्जा में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से ये लॉ वहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है उस कंडीशन। सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or law of definite proportion. This law was given by French chemist Proust in 1799. Same proportion element by mass. केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट के मास एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। अब केमिस्ट्री में आधी से ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्शन पर ही टिकी हुई हैं। आप जो आज पढ़ेंगे हो सकता है कल वो एक्सेप्शन बन जाए,
इसीलिए थोड़ी हिम्मत रखिएगा और अच्छे से थोड़ी केयर के साथ पढ़ाई करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में आधी से ज़्यादा चीज़ें एक्सेप्शन ही हैं। तो बात करें लॉ हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन जब बात होगी आइसोटॉप्स की, वो डिफरेंट आइसोटॉप्स की, तब यहाँ उस कंडीशन में ये लॉ फेल हो जाता है, ये लॉ काम नहीं आता। अब आइसोटॉप्स क्या है ये हमें आगे पढ़ना है, मैं अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। फिलहाल हम इतना जानेंगे कि डिफरेंट आइसोटॉप्स के केस में हम इस लॉ को, ये लॉ फेल हो जाता है, हम इस लॉ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने थर्ड लॉ पे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। बातें एक ही हैं, दोनों का मतलब सेम है। ये लॉ हमें रिक्टर साहब के द्वारा दिया गया था, और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ two element A and B would combine in the same ratio of masses or multiple ratio of masses। बात यहाँ मास की गई है, in which they separately combine with a fixed mass of the third element C। मतलब मास अगर फिक्स रेशियो में है, तो अगर हम उन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट, किसी थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे तो भी उनका मास रेशियो सेम ही होगा, एलिमेंट अपना मास रेशियो चेंज नहीं करेगा। चौथे लॉ को लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ 1803 में डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया था। ये लॉ हमें बताया टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड देन द डिफरेंट मास ऑफ एन एलिमेंट which combine with the same mass of other element are in same ratio of whole number। आपने एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, पर आप अगर एग्जाम्पल्स पर गौर करें तो अच्छे से आप समझ सकते हैं। ये लॉ है गैल-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े वो मास से रिलेटेड थे, पर ये वॉल्यूम के बारे में बताएंगे, और ये गैस से रिलेटेड है, ये गैस के बारे में हमें बताते हैं ये लॉ में। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इट इज एप्लीकेबल टू गैसेस रिएक्शन, इट स्टेट दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन सिंपल मल्टीपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम, एंड इफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड आर आल्सो गैस, all the volumes bear a simple ratio provided all the volume are measured at same temperature and pressure। एवोगाड्रोस लॉ, जैसा कि हमने पढ़ा कि गैल-लुजैक लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम के बारे में हमें बताता है, गैसियस एलिमेंट के बारे में। अब हमारा एवोगाड्रो लॉ जो है, ये इटालियन केमिस्ट एवोगाड्रो के द्वारा दिया गया है, और उन्हीं के समान में इस लॉ का नाम एवोगाड्रोस लॉ रखा गया। अब यह है क्या, द लॉ स्टेट दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ गैल-लुजैक लॉ में भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की गई है, और एवोगाड्रोस लॉ में भी सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात की गई है। दोनों लॉ लगभग कुछ हद तक मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। अब एवोगाड्रोस लॉ हमें क्या बताता है, एवोगाड्रोस लॉ हमें बताता है की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में समान संख्या में मोल होते हैं। जब गैस के वॉल्यूम इक्वल हो तो सेम कंडीशन और सेम टेम्परेचर पे उनके नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं। सॉरी, यहाँ पे मोल्स की जगह पे मॉलिक्यूल्स लिखा गया है, आप सही कर लीजिएगा, मॉलिक्यूल्स है। V is directly proportional to N, where V is volume and N is number of moles। एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, ये
हमारे कैलकुलेशन में इसका यूज़ होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीक की 11th की आगे की 11th में हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले उसमें मोल्स के बारे में पढ़ेंगे कि मोल्स क्या है। तब तक के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो।